हम तो सबसे आग्रह करेंगे सबको कुछ बोले। घर जैसा वातावरण है, पैसा तो है नहीं, एग्जाम नहीं से, और यहाँ के बोले तो अच्छा है। तो मूल बात 3 बहुत ध्यान देंगे। एक तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए और स्थान बताएं, क्या करते हैं उसको एक लाइन में बताएं। बहुत कम समय में बात करेंगे। इस पीरियड में क्या बात आपको मूल रूप में छुई है, क्या बात आपको स्वीकृत लगी है, क्या बात आपको ठीक लगती है, उसको साझा करें। फिर घर जाके क्या करने की योजना है, जीने में कैसे लड़ने का प्रयास करेंगे, उसके आधार पर जीने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या योजना बनाए। कुछ बड़ी है अभी जो भी बनी, जैसी भी स्पष्ट है, स्पष्ट उसको थोड़ा शेयर करें। ये 3 बात मतलब मूल में 5 हो जाएगी, और इसको कहेंगे कि 3 बात ही मूल में हम साझा करेंगे। और कोशिश करें सभी बोले तो, यहाँ के बोले तो अच्छा है, नहीं बोल सकते तो जहाँ बैठे हैं फिर वहाँ से भी कह सकते हैं। फिर मैं तो आगे करूँगा, यहीं आगे बोले तो अच्छा है। एक तरफ से शुरू करते हैं, एक तरफ से शुरू करें सर। 2 मिनट से अधिक एक व्यक्ति ना बोले, क्योंकि जिस तरह से हमारी संख्या है वो देख लेंगे। तो ख्याल रखेंगे कहानी में ना जाए, सबका ख्याल रखें, मर्यादा का ख्याल रखें। अगर दूर जाना लोगों को भोजन भी है तो इसको कोशिश करेंगे 1 घंटे में इसको पूरा करें। स्वागत है, आइए आपसे शुरू करते हैं। ऐसी हाथ में दे दो भैया। वो चेयर डालते हैं 1-2। मेरा नाम लीला है, मैं गंजौला से आई हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहली बात में जो ज़्यादा वो करी, मतलब अपील करी, व्यवस्था में कैसे जीना है और व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है। और दूसरा ये कि दूसरा मुझसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा जिम्मेदार है, मुझे भी ऐसा मतलब समझदार जिम्मेदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं बिहार से आई हूँ, नालंदा से। अभी मैं बैंगलोर में जॉब कर रही हूँ। तो ये 5-7 दिन का जो शिविर था, इसमें मुझे परिवार में जो व्यवस्था का एक नया स्वरूप दिखा है कि कैसे जो एग्जिस्टेड फैमिली है और कैसे अभी एक नया भाव को पकड़ के परिवार को संतुलित बना सकते हैं। और बाकी जो आज अभ्यास पे भैया बात किए थे, उस पे सारा पे मतलब ध्यान गया एक बार फिर से, तो उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। और मैं अभी प्रयागराज में रहती हूँ और वहीं से आई हूँ। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, ससुराल और मायका दोनों बिहार में ही है। और मैं जीवन विद्या से पिछले 8 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो अभी तक मैंने 2-3 शिविर कर लिया है और यहाँ पे ये मेरा पहला शिविर है। कानपुर संस्थान में मैंने किया था इससे पहले। तो अभी तक शिविर करने के बाद मेरा जो ध्यान गया है वो संबंधों पे ज्यादा गया है कि परिवार में रहकर हम संबंध में कैसे जी सकते हैं। कि परिवार में रहते हुए बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं आती है, उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और इस शिविर का सार यही लग रहा है मुझे कि अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है, तभी हम अपने व्यवहार को दूसरे के प्रति ठीक कर पाएंगे। तो काम करने का जो मूल चीज है वो अपने ऊपर ही है। अभी क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो दूसरों की गलतियों को देखते हैं कि नहीं उनका व्यवहार मेरे साथ ऐसा था, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार भी वैसा होता है, तभी कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। तो अभी पूरा ध्यान मुझे अपने ऊपर काम करने को लग रहा है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं हरियाणा से आई हूँ और मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो मेरे को ये समझ में आया कि हम सबको मानव को ना जानने की इच्छा होती है हर किसी इंसान के अंदर। तो हमें जब तक वो चीज़ों को जानेंगे परखेंगे, उसी के बाद ही हम उस चीज़ों को स्वीकार कर पाते हैं कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हर किसी को जानना चाहिए और फिर मानना चाहिए उस चीज़ को। और ये हमारा जो सह अस्तित्व है, इसको हम समझकर अगर हम इसके लिए नियमपूर्ण तरीके से जिएंगे तो हम अपनी
अपनी चारों अवस्थाओं में भी बहुत अच्छी तरीके से हम जी पाएंगे, उनके लिए हम सहयोग कर पाएंगे। हम ये पता चल पाएगा कि भाई हम किस चीज़ से हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और किस चीज़ से उनका सदुपयोग कर रहे हैं। और जो भी विकसित मानव का स्वरूप वही होता है जो चीज़ों को जानकर अच्छी तरीके से अपनी सहस्तित्व को के साथ को जी पा रहा है। और जो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों से गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों को हम मतलब विरोधजनक स्थिति में बोल देते हैं, तो उससे पहले वो अगर हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी क्रोध आ रहा है तो वो दूसरों को हर्ट करने से पहले वो हमको पहले अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। तो हमें स्वयं पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हरियाणा सोनीपत के फतेहपुर गांव से आई हूँ और मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हूँ। मेरी जीवन विद्या का पहला शिविर है और शायद मेरे जीवन में समस्याएं आई हैं, इसीलिए मुझे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं उन समस्याओं को भी देखती हूँ तो ठीक है कि शायद वो मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे जीवन में आई हैं और मैंने जो गलतियाँ की हैं अपने जीवन में उनसे सीख लेने की मुझे ज़रूरत है और अपने व्यवहार में सबसे पहले बदलाव लेने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी गलतियों को आज मैंने इस जीवन विद्या शिविर से जो मैंने अब तक गलतियाँ की हैं मुझे उनका सच में पता लगा है और मैं पूरा प्रयास करूँगी उसको अपने जीवन में अभ्यास में लाके उस तरह से जीने का। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रेणु भास्कर है और मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे बिजनौर में मैं 1 साल से टीचिंग की जॉब में हूँ और ये जीवन विद्या का मेरा पहला शिविर है। यहाँ पे मतलब आने का बेसिकली मेरा मोटिव था कि मतलब मैं दर्शन शास्त्र में काफ़ी रुचि रख रही हूँ 1 साल से। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे डॉक्टर श्याम कुमार सर ने सारी चीज़ें हमें बताई, मतलब बहुत जिनको हम अपने लाइफ में पहले से भी मतलब सुचारू रूप से करते आ रहे थे या हम आगे भी सुचारू रूप से करते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी जो हमने सीखी, जो हमें पहले से भी पता थी, लेकिन हम क्या करते हैं उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि आज हमें ये करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन हम उनमें से अगर हमने 10 चीज़ भी हमने बनाई है तो 10 में से हम 2 भी नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरा यहाँ से मैं सीख के जा रही हूँ या यहाँ से सीख रही हूँ कि मैं उन चीज़ों को अपने लाइफ की अपने प्रैक्टिस में लेके आऊँ। उन जो अभ्यास मैंने यहाँ पे सीखे हैं उनको मैं अपनी प्रैक्टिस में ला के मैं अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा मूल बात क्या समझ में आई कि जो चीज़ें मैं अपने दिमाग में ला रही हूँ या सोच रही हूँ मैं उनको प्रैक्टिस में ला सकूँ। मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और पास में ही कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और ये पहला ही शिविर है मेरा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली श्याम सर से और बाकी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्वेश्चंस भी उठे थे जो सभी के जीवन से कुछ ना कुछ रिलेटेड करते हुए थे। तो मैंने तो बेसिकली यहाँ पर यही सीखा है कि आप जितनी भी चीज़ें सुनते हैं, जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं दूसरों से, अपनों से, अपने छोटों से या अपने बड़ों से, आप उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो जीवन है आने वाले समय में या आप जिसको भी प्रेरित करना चाहें वो आपसे प्रेरित हो सके, आपसे ज्ञान ले सके। आप इस शिविर में क्या पकड़ में आए बताओ अपने बारे में बताओ। यहाँ पर जितनी भी मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करी है इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आप दूसरों को सिखाने से पहले आप अपने आप में बदलाव करें। अपने आप में बदलाव अगर होगा तो आप जब भी दूसरों के लाइफ में या दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। बस यही यहाँ से मैं सीख के जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी इन चीज़ों को आगे खुद की जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सकूँ और दूसरों की लाइफ को भी प्रेरित कर सकूँ। पीछे सुनाई नहीं देगा, बहुत तेज आवाज है। हाँ जी, सर्वप्रथम मध्य दर्शन के प्रणेता पूज्य नागराज जी को हृदय से नमन। नागराज जी ने एक स्वप्न संजोया कि युद्ध विहीन, संघर्ष विहीन और वर्ग विहीन समाज का निर्माण हो, एक सुखी समाज का निर्माण हो। और ये स्वप्न के साथ उन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण, इनका समाधान का प्रस्तुतिकरण भी दिया, वो मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से दिया। तो इसलिए उनको 1000 बार नमन है, उनको बार बार नमन है। फिर इस उनके
उनके इस ज्ञान को, मूल्यवान ज्ञान को जो संप्रेषित कर रहे हैं अथवा संप्रेषित करने में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद है, उनको भी हृदय से धन्यवाद है। तो इस संप्रेषण का कार्य अनवरत रूप से सबके सहयोग से चल रहा है और यहाँ पर उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको भी मेरा नमन है और हृदय से धन्यवाद। देखिए, वास्तव में इस समाधान में, मध्यस्थ दर्शन में जो नागराज जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि समाज जो है भय प्रलोभन से ग्रस्त है। संक्षिप्त रखना पड़ेगा, मर्यादा रखनी पड़ेगी, लंबा बहुत अच्छा बोल रहे हो, मर्यादा रखनी। हाँ, तो भय प्रलोभन ये और आपका प्रभाव दबाव, इसमें भ्रम में मानव जीता है। तो इस भ्रम से जो है और इस भय से मुक्ति होना आवश्यक है। इसके लिए अदम्य साहस और अपने ही ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमारे जो यानी प्रबोधक, सुयोग्य प्रबोधक श्याम कुमार जी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ये कहा कि हमको अपने पर ही एम्फेसाइज करना है, अपने पर ज़्यादा काम करना है। हम अपने में इस सुधार को कर पाएंगे तो फिर उसका धीरे धीरे डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से दूसरों पर भी प्रभाव होगा, क्योंकि प्रभाव लेता ही है मनुष्य वातावरण का। देखिए, वास्तव में इसके लिए अदम्य साहस की जरूरत है। और कैसा साहस? हम नीलकंठ विष जल को पीने की क्षमता रखते हैं, हम नीलकंठ विष जल को पीने की क्षमता रखते हैं, हम देव मानव जनमानस के तन मन की पीड़ा हरते हैं, हम शोर नहीं घोर द्वंद्व में मौन तपस्या करते हैं, मान और अपमान हमारी राह में विचलित करते हैं, दुर्गंध नहीं हम पुष्प सुगंध, दुर्गंध नहीं हम पुष्प सुगंध पथ को महकाया करते हैं, हम शीतल चंदन विषधर की भी आग बुझाया करते हैं, हम वृक्ष हरे फल के आने पर शीश को शीश नवाते हैं, हम समुद्र उच्छंकर नदियों को भी गले लगाते हैं, हम बाती खुद जल कर भी राहें रोशन कर जाते हैं, हम बाती खुद जल कर भी राहें रोशन कर जाते हैं, हम वर्षा की बूंदे सबकी तपिश मिटाते हैं। तो इतना तो अदम्य साहस होना चाहिए। फिर दूसरा, प्रलोभन से किस सीमा तक मुक्त हो, न राज्य न स्वर्ग न मोक्ष, तीनों ही न मुझको न नाच चाहिए, पीड़ितों के दुख को जो दूर कर सके मुझे वही दो हाथ चाहिए, बार बार जन्म लूं और सेवा करूं, मुझे तो ये ही नाच चाहिए, मुझे तो यही है नाच चाहिए। आपको इस शिविर में क्या? अपना ही सुधार करना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है और जो है उसमें जो भी किया जा सकता है वो करने का प्रयास सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम सचिन राजपूत है, मैं RVIT कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये शिविर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और मेरे को इन चीज़ों की सीखने की जिज्ञासा रहती है, ये पहले से ही है मेरे में, तो मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक तो मेरे को सबसे वैसे तो सारे पॉइंट ही सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर उसमें देखें मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, हमारे जो पूरा देश है उसमें ना आपस में भेदभाव बहुत है। भेदभाव मतलब ये हिंदू, ये मुस्लिम और एक ही जाति में बहुत भेदभाव है। यहाँ पे एक बात ये बहुत अच्छी बताई कि सारा मानव जो है, सभी मानव एक जैसे हैं।
जो बताया था कि जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे और व्यवहार, बहुत सारी चीजों के बेस पे उनको अलग करा गया। अगर हम सभी मानव को एक सा समझेंगे, अगर हम सभी को एक सा समझेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, तो ये चीजें बहुत सारी हमारी सॉल्व हो जाएंगी। एक तो ये पॉइंट, और एक जैसे समृद्धि वाली बात होती है, किसी के पास ठीक है जो भी उसकी आवश्यकताओं के लिए पैसा वैसा जो भी है वो सब है, अगर उसके पास उससे ज्यादा है तो उसको समाज के कार्यों में उसको यूज करना चाहिए। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे लगे। और सबसे पहले मैं उन सभी प्रतीकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। श्रद्धेय बाबा जी और माता जी को भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और इस जीवन विद्या प्रतिष्ठान के प्रति और सभी सुचारू रूप से जो इसमें काम कर रहे हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता है, जिससे हमको ये जीवन विद्या की जो ज्ञान स्वरूप में अभी जीवन विद्या के रूप में हमको सूचना मिली, जिससे हम एक अपने को जानने का हमको पता लगा कि हम कौन हैं। हम तो अभी तक अपने को शरीर ही मान करके जी रहे थे, और अभी हम शरीर और जीवन अलग अलग हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सूचना हमारे पास आ गई है, उसके लिए जीने का प्रयास। पहले सबसे शुरू में सर्वप्रथम मेरी जिज्ञासा थी कि ईश्वर को समझना, कि ईश्वर क्या है, भगवान कौन है। तो इस पे भी बहुत सारी मतलब जो शंकाएं थी वो दूर हुई हैं और स्पष्टता कुछ बनी है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वास्तविक ईश्वर का स्वरूप क्या है। क्योंकि हम किसी अगर ईश्वर की बात करते हैं तो किसी एक को देखते हैं, जबकि सहअस्तित्व के स्वरूप में है व्यापक और प्रकृति। समझ में जो आया है मुझको अब एक हफ्ते से जो चल रहा था, इसमें जो समझ में ये आया है कि सारी चीज़ों को तो हम एक साथ नहीं पकड़ पाएंगे। अगर समुद्र एक एक को देखेंगे, अगर एक एक को ढूंढने जाएंगे, इसको समझना है उसको समझना है, तो उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। किसी एक चीज़ को पकड़ लें और उसी को पकड़ करके हम चल दें। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझको लगा है कि मुझको ये लगा है कि इसी को सुनने के बाद कि विश्वास को एक बार पकड़ लें, मजबूती के साथ पकड़ लें। उदाहरण के तौर पे इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लिया आप सभी लोग वो से मुझे दोस्ती करनी है और आप सब आपस में दोस्त हैं, तो मैं सबसे अलग अलग दोस्ती ना करके किसी एक से दोस्त कर लूँ तो उसी के आधार पे सबसे मेरी दोस्ती हो जाएगी। जैसे कोई 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, दोस्त हैं आपस में, तो चारों से अलग अलग दोस्ती ना करके किसी एक व्यक्ति से मैं दोस्ती कर लूँ तो बाकी उनके 3 जो हैं वो सब उनसे मेरी स्वाभाविक दोस्ती हो जाएगी, मुझे करनी नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह से भाव को यदि हमें समझना है, जैसे 9 भाव बताए थे संबंध में, सम्मान, विश्वास, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, और ये प्रेम तक जो पूरे 9 मूल्य हैं, तो उसको एक विश्वास को पकड़ लें और विश्वास को अच्छे से पकड़ के उसमें हम अपनी स्मृति बनाए रखें विश्वास में, और उसको पकड़ करके चलते रहें, अच्छे से स्मरण पूर्वक ध्यान करते रहें, ध्यान करते रहें। जब कभी भी विचलित हो तो फिर से दोबारा से ध्यान कर लें। ऐसा नहीं कि क्या नाम हमारी स्मृति बनी ही रहेगी, कभी छूट भी जाती है तो उसको फिर से रिमाइंड करें और उसमें स्मृति में स्थिर हो। विश्वास में हम अपने से मजबूती के साथ पकड़ लें और उसको चल लें, बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल एक को पकड़ करके अपना चलना। उन सभी महापुरुषों, सभी प्रयत्नकर्ताओं का पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये माध्यम मिला मेरी जात को समझने का और मुझे बेहतर बनाने का। वैसे तो थोड़ी समझ आई थी कि हाँ जी, मेरा नाम कल्याण दास है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और जीवन विद्या का परिचय में काफ़ी 5-6 महीने पहले ही आया हूँ। और मैं सिर्फ उसके बारे में मुझे पता नहीं था, मगर श्याम जी का जीवन मैंने देखा, जीने का ढंग देखा, उसका तरीका देखा, उससे प्रेरित होकर मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरा भी मानना है कि अगर मैं ऐसा ही बनूँ तो मेरे से भी कोई प्रेरित हो सकता है। तो यहाँ आकर इस शिविर में बैठने के बाद इस सारे का सारा ज्ञान मेरे तक आने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि मैं यहाँ जन्म लेकर तो आया हूँ, मगर मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए और मेरा उद्देश्य आज तक क्या था। उलझन में मेरा आज तक मैं अपने को खुश करना चाहता था, सुखी करना चाहता था, मगर होता कुछ अलग ही था। इसमें मैंने ये बात पकड़ी है शिविर पाने के बाद कि शायद मेरा जीने का ढंग तरीका था उसमें ही कुछ अयोग्यता थी, मेरा वर्ताव में कुछ अयोग्यता था, मेरे विचार में कुछ अयोग्यता था, मेरी बुद्धि में कुछ अयोग्य था, इसीलिए ही ये उलझन मेरे में आज तक पड़ी रही थी।
तो ये शिविर में आने के बाद, ये ज्ञान पाने के बाद एक बात तो क्लियर है कि जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के अस्तित्व का नियम है, एक दूसरे का पूरक संबंध है, उसके नियम है, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, अगर वो मेरे में ला सकूँ तो ही मेरी बुद्धि वो परिपक्व हो सकती है, मेरी समझ परिपक्व हो सकती है। बाकी जितना भी मैं करूँ उसमें कोई ना कोई जगह पे मेरी गलती रहेगी और मेरे में उलझन रहेगी, मैं दुखी रहूँगा, मेरी उलझन होगी तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरे परिवार, मेरे समाज, उसको भी दुखी करूँगा, उसको भी असमझ में ही डालूंगा। तो एक आयाम मिला है मुझसे बेहतर करने का, मेरा हित करने का, मेरा कल्याण करने का, ये एक आयाम मिला है। दूसरी बात ये समझने को मिली कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को ही सही समझता था, अब दूसरों को गलत समझता था, मुझे ठीक मान रहा था, योग्य मान रहा था, दूसरे के ऊपर मैं ज़्यादातर ब्लेम करके रखा था। तो जब बड़ा हुआ, जब मेरे में समझ आई, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, मुझ में भी कुछ गलती थी। तो आज भी मैं ये समझ रहा हूँ, ये सब ज्ञान पाकर कि हाँ, अभी भी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अयोग्यता है, जिसको मुझे प्रकृति के नियम पर ठीक करना चाहिए। और मैं ये बात भी पक्का इस शिविर के बाद आया हूँ कि मैंने मोबाइल कैसे चलाना है उस तरीकों को जान लिया, कंप्यूटर कैसे चलाना है उसको जान लिया, उसका फंक्शन लिमिट में है। तो जो मेरे फंक्शन है बहुत व्यापक से कॉम्प्लिकेटेड है, उसको तो कभी मैंने जानने का प्रयत्न नहीं किया। अगर मैं अपने आप के फंक्शन को नहीं जान पाया तो दूसरे को फंक्शन को कैसे जान पाऊंगा? अगर मेरे ही फंक्शन को ठीक नहीं कर पाया तो दूसरे को कैसे ठीक कर पाऊंगा? तो मुझे तो यहाँ से एक जीने का एक नया अलग सा मार्ग मिला है। जो धर्म की मान्यता थी मेरी आज तक की, उसमें भी बहुत बदलाव आया कि एक धर्म तो वही होता है जो सबका कल्याण चाहता है। तो ऐसा धर्म क्या होना चाहिए कि जिसमें कल्याण हो? ऐसा कोई आज तक तो मुझे मिला नहीं, मगर हाँ, ये प्रकृति धर्म को देखकर मुझे लगा कि ये सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही धर्म है। और इस धर्म में जब तक मैं अपने आप को सहतत्व के साथ ना जोड़ूं, उसके हिसाब से अपने आप को ना दिखाऊं, तब तक मैं मेरा कल्याण तो नहीं कर सकता, और मेरा कल्याण नहीं होगा तो इसी का और का भी कल्याण नहीं होगा। तो ये बात अगर मुझमें प्रतिपादित हुई और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि सारी बातें मुझ में आई, मैं जीऊँ उसके साथ, इसका जो लाभ है वो पाऊँ। और एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ मुझमें पूरा कोशिश कर रहा हूँ तो मैं समाज में, परिवार में भी पूरा प्रयत्न करवाऊंगा कि इस विचार के साथ, इस शिविर के साथ जुड़े और अपना कल्याण कर सकें। जी धन्यवाद। नाम कहाँ से बताओ? मेरा नाम चंडीदास मुखर्जी है और मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बात कम ही करूँगा कि मेरे को जुकाम हुआ है, आवाज़ नहीं कर रहा। यह मैं जो कुछ ये 7-8 दिन से सुन रहा हूँ, ये हमें व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में सब कुछ लाना चाहिए और घर जाकर के प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हमें अभी सुधारने का बहुत गुंजाइश है, ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। सभी बहन भाइयों को मेरा प्रणाम और मेरा नाम प्रिया त्यागी है। मैं बिजनौर से आती हूँ और इसी संस्थान में कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो मैं आर्य सर का और विजय पालंगर जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस संस्थान में मेरे को कार्य करने का मौका दिया। और यहाँ मैं सीख पाई कि जो भाव हम अपने अंदर चाहते हैं खुश रहने का, वही भाव हम दूसरों के लिए भी प्रदान करें और जिन भावों से हमें खुशी मिलती है उनको ही हम दूसरों को दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण है। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं 1993 से इस संस्थान से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पहले मीटिंग हुई थी सब, और मैं यहाँ 1 साल तक शुरू में इस विद्यालय में पढ़ा के यहाँ इसको जमाने में, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मैंने योगदान दिया था। उसके बाद में तो बार शिविर कर चुका हूँ, यहाँ आता रहता हूँ। और मैं तो इसकी बात कहूँगा कि अगर आप श्याम जी ने शिविर लिया है, उससे पहले सोम जी
सीख लेते थे, उससे पहले सत्यजी जी भी लेते थे। तो अगर आप सीरियसली उस चीज़ को अपने आचरण में या अपने उसमें ले डालें तो उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। इस बात का मैं खुद प्रमाण, क्योंकि मैं यहाँ से करके जाता हूँ और फिर अपने व्यापार में लग जाता हूँ, ये सब चीज़ें फिर इधर उधर किनारे रह जाती हैं। तो अगर हम लोगों को ये चीज़ अपने जीवन में तारनी है तो हमें जिस तरह से स्वामी जी ने, श्याम कुमार जी ने ये प्रक्रिया बताई है, आज तक भी आप फाइनली भी यही समझाया है कि हमको इसको जीना कैसे है, तो उसको सीरियसली गंभीरता के साथ करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा बहुत कुछ हमारे हाथ नहीं लगने वाला। यहाँ से सुन के चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब लोग गंभीरता से इस शिविर में क्या मिला? इस शिविर में बहुत कुछ मिला, अब तक वो नहीं मिला था जो इस शिविर में मिला। श्याम कुमार जी का जो प्रबोधन है और उनकी जो शैली है वो मैं YouTube पे देख के अभी पिछले 15-20 दिनों पहले देख के मैंने मान लिया था कि मैं उनका सुनता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं इसमें गंभीरता के साथ अभी जाके फिर मैं कोशिश, मेरा प्रयास अंदर से तो आज की स्वीकृति तो यही है कि मैं 100 में से 90% समय अपना इसमें लगाऊंगा, हर समय उस पर ध्यान रखूँगा। आगे क्या होता है वो अगले शिविर में या जल्दी से अवसर मिलकर से बिलोंग करता हूँ और अभी वर्तमान में पतंजलि योग पीठ में सेवा देता हूँ योग का। इस शिविर में आकर के मुझे ध्यान गया है चाहना और योग्यता पर। मैं तो चाहता हूँ हर पल सुखी रहना, लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ। इस पर विशेष ध्यान मुझे योग्य बनने का है। हम दूसरे से तभी अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरा है कि जब कोई बात करता है तो लगता है कि मुझे दुखी हो रहा है, मुझे ये समस्या उत्पन्न कर रहा है, हम परेशान होते हैं। तो ये खुद पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये ध्यान रखना है कि सामने वाला तो घायल करने के लिए आ ही रहा है, हमें ब्रेक मारना है। तो आप सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया। फ्राइडे नर्सिंग होम से जाती हूँ और मैंने पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किया और पहली बार सुनने पर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सारे टेस्ट रख करके आगे नर्सिंग होम दे दी। और मेरा बहुत भाव है कि अगर किसी तरह से हो सकेगा तो नगीना में भी ये कुछ शिविर करा सकें, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत गहरा ज्ञान है और लोगों को बहुत दुखों से दूर कर सकता है जो उनके जीवन में। और अगर वक्त हो तो 2 मिनट का एक गीत मैं जो इस संस्थान को चला रहे, जो लोग सेवा कर रहे हैं दिव्य चेतनाओं के लिए, तो वो मेरे अंदर गूंज रहा है 2-3 दिन से अपने आप। मैं सोच रही थी क्यों गूंज रहा है, शायद आपके लिए, आर्य जी के लिए, श्याम जी के लिए। आधा ही गाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है ना। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने कर करके, वह है दधीच जिसका
नाम सुरेश कुमार है और मैं बिजनौर से आता हूँ। कृषि विभाग में फसल सुरक्षा अनुभाग में मैं सेवानिवृत्त हूँ। यहाँ आए दिन जब भी कोई कैंप होता है तो मैं आता हूँ और मुझे आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य कैंप के माध्यम से मिलता है। तो सबसे बड़ी सीख तो मुझे ये मिलती है कि मानव मानव के साथ कैसे अपना जीवन बिता सकता है। और ये भाई यहाँ के आयोजकों का, यहाँ के वक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा अच्छा काम किया। जीवन विद्या जैसे हमने समझते थे पहली बार इसके अंदर और हमने ये देखा इसके अंदर कि वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो और चाहे प्रकृति हो, जब हम अपने दायरे के बाहर जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो या भौतिक वस्तुएं हैं या कोई चीज़ है, तभी हम परेशान होते हैं और दूसरों में कभी निकालने लेते हैं। आप बिल्डिंग बना रहे बड़ी से बड़ी, आपसे ऊपर कितने लोग पड़े हुए हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए। दूसरे के दायरे में जितना हम घुसेंगे वही हमारी उलझने बढ़ेगी। मानवीय व्यवहार ये कहता है कि हम पहले स्वयं आत्मनिरीक्षण करें, फिर दूसरों के अंदर कमी निकालें। पहले अपने कमियों को दूर करें, अपनी अपेक्षाओं को कम करें, दूसरे के ऊपर वो नहीं करें, दूसरों को अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर ये दूर करेंगे। यदि इस भावना के साथ चलेंगे तो जीवन सदैव सतम सो सांसद वसुधः एव कुटुंबकम, ये उसी धारणा पर चल रहा है जीवन विद्या कि हम 100 साल तक जिए। आप 100 साल तक तभी जी सकते हैं जब अपने मन को विकार को दूर कर दोगे, जैसा कि श्याम जी ने उसके तरीके बताए हर तरीके से, किस तरीके से आपने सोचना चाहिए, किस तरह दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, अहंकार को मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, दूसरे के अंदर भी झाँकना चाहिए, अपने कर्तव्यों को दूर करना चाहिए। अपने श्याम जी के संबंध श्री कृष्ण जब राजा बन गए तो उन्होंने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था अपना संदेश देके कि अब मैं बहुत व्यस्त हूँ और उन्हें जाकर समझाओ। तो गोपियों ने क्या कहा था, हे उद्धव पद्माही 10-20 एक 200 गयो श्याम संग। आगे अब तो ये देखिए यहाँ पे जितने व्यवसायी लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, चाहे वो स्पीकर थे, चाहे योग वाले थे, चाहे भोजन वाले थे और जो भी मेंटेनेंस वाले थे, उन लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से कार्य संपन्न किया और बड़े मन से हम लोगों का उन्होंने आदर सम्मान किया। मैं उन सबके प्रति और खास करके श्याम जी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जीवन विद्या का दूसरा सिविल ले रहा हूँ और मैं बीएससी और एनसीसी का छात्र हूँ। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा क्योंकि सब लोगों को मौका मिल सके कहने को। समय, पहली बात, दूसरों को समझाने से पहले खुद में समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद में कमियां निकालें। तीसरी बात, जीने दो और जियो। अगर ये 3 बात पकड़ ली तो सब कुछ तो अपना ठीक हो जाए। मैं गजोला के पास गाँव रहा हूँ, खालसा जनपद अमरोहा से आया हूँ। मेरा व्यवसाय मधुमक्खी पालन है, शहद का उत्पादन करता हूँ और यहाँ संस्थान से भी कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी समझ में ये आया है कि जैसे हम किसी को एक वीडियो भेजते हैं और वो वीडियो 99% चली जाए और 1% पर हमारा वो पहिया जो घूमता रुक जाए तो फिर से हम 0 पर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे हम ये शिविर करते हैं, छोटा मोटा शिविर किया है, 8 दिन का शिविर किया है और कंटिन्यू उसमें 100% तक नहीं पहुँचते तो 0 पर आ जाते हैं। हमें इसमें लगातार अध्ययन और अभ्यास की जरूरत है, जुड़े रहने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा अपना स्वयं में ऐसा मानना है। धन्यवाद। मैं हरियाणा सोनीपत में फतेहपुर गांव से आया हूँ और मैं अपनी मम्मी और मेरी बहन के साथ आया हूँ यहाँ पर और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो जैसे मम्मी कोई काम कह देती है कि बेडशीट बिछा दो, तो अगर फिर मम्मी अपने काम में जुट जाती है,
भूल फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मम्मी आती है, फिर कहती है मैंने दिन भर कुछ काम नहीं करते हुए एक काम बोला था वो भी भूल गए। तो मुझे जो उसमें फिल्टर लगा के मेरे को यही सुनाई देता है कि बेडशीट बिछा दो। सबको नमस्ते। मेरा नाम महावीर सिंह, दिल्ली में नीलवाल गांव और पेशा खेती, जैविक खेती। यहाँ 7 दिन में जो सीखा उसे ये पता लगा कि ये वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र जो कपिल कणाद उनके हैं, उनका निचोड़ है। और बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा ने कोई ये मैं समझा। इसके अलावा जो है ये भी मेरी समझ में आया कि दुनिया तो दूसरी तरफ बढ़ रही है। देश और दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रदूषण बढ़ रहा है, फैल रहा है। दुनिया खतरे में है। विश्व युद्ध का भी खतरा हमें दिखाई देता है। यहाँ आकर हमें थोड़ी शांति मिली और हम ये सोचते हैं आगे जाकर जीवन में अपना जो कुछ यहाँ से सीखा है उसको फैलाएंगे। और जो असमानता है समाज में, देश में, आर्थिक असमानता और जो सामाजिक असमानता, उनको कम करने के लिए प्रयास करेंगे, अपना जीवन लगाएंगे। बाकी जो बचा है और जो है अपने आसपास, अपने गांव, समाज जो है उनमें भी सुधार करेंगे और अपना भी सुधार करेंगे। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ब्रजेंद्र जी का वाह सबसे अच्छा लगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जयश्री और मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ। और मुझे यहाँ शिविर में बहुत अच्छा लगा और मैं नए नए लोगों से मिली और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने। और मुझे यही समझ आया कि हर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है और हम सुखी होने के लिए अलग अलग माध्यम ढूंढते हैं, जैसे संवेदनाओं से। पर इनमें निरंतर सुख नहीं होता, बल्कि इनमें हम फंसकर दुखी हो जाते हैं। जैसे अब हमें फ़ोन देखना है तो हमें ये लगता है कि फ़ोन देखकर हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन उससे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। और स्वाद के चक्कर में जैसे हम बाहर का फास्ट फूड खा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर और हमारा पेट खराब हो जाता है। और दूसरी बात ये समझ आए कि अगर कोई हमारे प्रति, कोई दूसरा हमारे प्रति घृणा, द्वेष या फिर ईर्ष्या रख रहा है तो हमें उसमें रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसके पीछे की नीड समझनी चाहिए कि वो हमारी बात से नाराज़ है, हमसे कुछ कहना चाह रहा है जो हमें वो कह नहीं पा रहा, पर उसको तरीका नहीं आ रहा कहने का। और दूसरी बात मुझे समझ आई कि जैसे अगर कोई हमसे गुस्से से बोलता है, जैसे मम्मी कई बार गुस्से से बोल देती है कि नालायक पढ़ती नहीं है पूरे दिन में, क्या करती रहती है, तो मुझे उसको मम्मा की नीड को समझना है कि मम्मा मुझसे ये कहना चाह रही है कि बेटा मुझे आपकी पढ़ाई की भी टेंशन है, तो इसलिए आप और चीज़ों के साथ साथ पढ़ भी लिया करो। और दूसरी बात मुझे ये समझ आई कि सुविधाओं से सुख नहीं है, बल्कि हम सुविधाओं में फंस के कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन में फिर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी आ जाती है, जिससे हम हमेशा दुख में रहते हैं। और एक बात और समझ आई कि हमें दूसरों की इंटेंशन को समझकर जीना है, एक साथ सहयोग से जीना है। और ये समझ आया कि हर मानव समान है और हमें हर एक चीज़ को जांच परख कर समझना है, ना कि बिना जांच करके। थैंक यू। मेरा सारे सबसे सबसे पहले जो है साहित्य के गुरु गोविंद साहब की एक लाइन है, मानस की जात, जो ठाकुर साहब ने बोला था वही चीज है। मानस की जात सदैव एक है पहचान को, यानी कि मनुष्य की जो जात है ना वो सबकी एक पहचान है। ये बहुत समय पहले 10वीं पातशाह ने कहा था। और इसी के साथ साथ में जो है एक छोटा सा गीता, उसकी 2 लाइन है। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, तो किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है। और माना के इस जहान को गुलशन न कर सके, माना के इस जहान को गुलशन न कर सके, कांटे ही कुछ कम कर गए गुजरे जिधर से। और जहाँ तक इस चीज का सवाल है, हम गुरु महाराज ने माफ करे,
हम सिख लोग वैसे कोशिश करते हैं कि जो है जिन सिद्धांतों पर कार्ल मार्क्स, हेगल्स या लेनिन वगैरह चला, उन पर हम जो प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करते हैं किसी हद तक जहाँ तक कामयाब है। जिस तरह से हमारे बंगला साहब के अंदर कोई कैश काउंटर ही नहीं है, जहाँ तक आदरणीय आर्य साहब कह रहे थे शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अहलूवालिया साहब है चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने आंखों के लेंसों का लंगर लगा दिया। कोई भी आदमी जाए यहाँ तक उसको किराया भी फ्री, रहना भी फ्री और दवाइयाँ तक भी फ्री मुफ्त दी जाती है। ऐसे और संस्थान भी तो फ्री होंगे। तो कुल मिलाकर ये दो चीज़ें जो है जैसा आर्य जी ने बताया कि ये वास्तव में इसके लिए हमें जो है बहुत प्रयास करना चाहिए। अगर ये चीज़ें फ्री हो जाए तो सारे फिल्मारों का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही चीज़ है। एक डॉक्टर की फीस या कंसल्टेशन 500 रुपये से लेकर 5000 तक है, तो वहाँ पर वो 50 रुपये में उस काम को करें जो है हमारा 5000 10,000 रुपये बड़ी चीज़ है। जो है जहाँ तक कार्य का सवाल है मेरे अपने करने का, प्रहलाद सिंह ने नाम बताया था सरदारियों और जिले में, तो हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है, उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे गुरुद्वारे, हम कभी पंजाब से आए थे, यूँ तो जैसे सिख हर मानवीय आपदा आने पर जो भी आपदा हर जगह जो जाके सहयोग करते हैं, चाहे वो केरल हो या कश्मीर हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफ्रीका हो। तो लेकिन अब की बात वो बेचारे जो है आपदा का शिकार हो गए, तो हमने सारे लोगों ने वहाँ पर प्रयास करके एक पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी मंडल में बनाई है अपने, उसके थ्रू लगभग 1.5 करोड़ रुपया कैश में और इकट्ठा किया। 50 लाख रुपये से ऊपर की सामग्री जो है हम उस गुरुद्वारे के थ्रू जो सेंटर बनाया वहाँ के थ्रू पंजाब में भेज चुके हैं। इस शिविर में क्या मिला, इस शिविर की उपलब्धि? इस शिविर में मुझे ये कहूँगा कि जो चीज़ हमें जो है अपने लिए पसंद नहीं है वो हम दूसरों के साथ में व्यवहार न करें, यही सहज व्यक्ति यही सहचर्य है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग जो है इस विद्या को जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा खासतौर से जो है रण सिंह आर्य जी और जो है विजय पाल सिंह शीला बहन जी के बारे में कि वो आपका जीवन जो है अपने आप में एक मिसाल है। मुझे अभी याद है पिछली बार मैं अप्रैल में आया था, उन्होंने कितनी सादगी बात की कि मैं 2 जोड़ी कपड़े रखता हूँ बस, फिर दूसरे धोने की समस्या ही नहीं है, कुछ धोलिया दूसरे पहन लिया, ना मुझे प्रेस करनी, कितना सादगी, कितना इसके अंदर सुकून है। फिर हमारी जब इच्छाएं इतनी नहीं है तो फिर जो है फिर क्या टेंशन हो ही क्यों नहीं। सभी स्टाफ का मेरा स्नेह जैन नाम है, मैं NCR से आई हूँ। मैंने इस शिविर में, ये शिविर मुझे 7 दिन का बहुत ही शॉर्ट लगा। मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं लंबे शिविर में इसको योगदान दे सकूँ। सबसे पहले मैं श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतनी सरल शैली में हमारे आचरण को इतना उतारा है। इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही इसमें कर सकें। और मैं इस शिविर से ये सीखी हूँ कि मुझे बजाय सामने वाले की गलती निकालने या उनका व्यवहार गलत लगने की वजह से मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपना व्यवहार सही करना चाहिए जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे। और मुझे ना किसी से कंपटीशन करने की जरूरत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के उस पर मुझे सोचना चाहिए कि मेरे विचार जो है सादा हो, मेरा रहन सहन सादा हो और उच्च विचार हो, जीने दो और जियो, इस पर मेरा सबसे ज़्यादा वो रहेगा। और मैं बहुत समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं जैन समाज के उससे प्रेसिडेंट भी रही हूँ और रहती हूँ। और जहाँ से मुझे ज्ञान मिलता है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे कोई सा भी शिविर हो, मैं जाने की कोशिश करती हूँ और अपने आचरण में लाने का सोचती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विजय राज है, मैं रोहिणी दिल्ली से आया हूँ, अपनी मम्मी के साथ और बहन के साथ आया हूँ। मेरे को ये बात समझ आई कि अगर हम फिल्टर लगा के अपने बातों को सुनेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे और उसकी आवश्यकता को पहचान के पूरा करेंगे तो फिर संबंधों की नैया पार है। सभी बहनों को प्रणाम। मैं नीरज पंडित जी नरेला से। वैसे तो मैं स्वास्थ्य शिविर से 20 साल से जुड़ा हूँ। आर्य जी ने अपने श्री चरणों में मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया, बता नहीं सकता क्या क्या मिला जिंदगी में। इस कैंप में आने से पहले सोचता था मैंने सब कुछ पा लिया,
अब मेरे में एक छोटी सी कमी थी, सामने वाला कुछ बोलता था तो मेरे को ना थोड़ी सी खुशी जरूर आती थी, पर श्याम जी से थोड़ा सा ये सीखा, आगे थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगा तो हो सकता है अपना और दूसरों का जीवन थोड़ा बेहतर सफल बना सकूं। धन्यवाद। मैं तो यहाँ काफी दिन से कुछ स्वास्थ्य शिविर के लिए आया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम अवसर मिला, तो बेहतर का समय तो घर ही बीत जाता था, लेकिन फिर भी मैंने 2-3-4 बातें देखी। एक तो हमारे श्याम जी अध्यापक मैं भी रहा हूँ, लेकिन जो ढंग है इनका बताने का, विदाउट लूजिंग हिज पेशेंस, ऐसे ऐसे सवाल आए लेकिन वो अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोया, मुस्कुराते हुए अपनी बात कहते रहे, तो मैं इस पर बहुत प्रभावित हूँ और सीख में इतना ही पाया हूँ कि मुझे दूसरे को नहीं बदलना है, अपने ही अंदर सुधार करना है, बाकी सब दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी जब हम अपने अपने आप सुधार लेंगे, अपेक्षाएं कम से कम रखें और जैसा जीवन है उसको सरल रूप से जाति धर्म संप्रदाय इन भेदों से हमें ऊपर उठना चाहिए। यहाँ 2 बात मैं और कहूँगा अपने आश्रम के बारे में, आप कीजिएगा कि यहाँ वास्तव में अभी जो हमारी थी, यहाँ मैंने संत देखे वास्तव में जो संत सत्य जो परिभाषा है सेवा का, अभी आर्य जी, उमेश जी और बहन जी, वास्तव में देखा एक हमारे संतोष जी लोग इस प्रकार से लगे रहते हैं कि लगता ही नहीं कहाँ को फील्ड हो जाए पता नहीं लगेगा। मुझे हैरानी होती थी, मुझे पहले मेरे भाई साहब कर्नल साहब उन्होंने बताया था, जिन्होंने प्रेरणा से मैं यहाँ आया, तो 2-3-4 नाम मुझे बताए थे, तो यादव जी को ढूंढता रहा, पता ही लगता था कि बराबर निकल जाते थे, लेकिन पता ही लगता था। मैं देखा कितना डेडिकेशन, क्या समर्पण है अपने काम के प्रति। मैं इन सबको भी बड़े आदर पूर्वक नमन करता हूँ। मेरा नाम आकाश राठी, नगीना जिला बिजनौर से। मैं नगीना में डॉक्टर मंजू चौहान जी के हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने जीवन विद्या शिविर से यही सीखा है कि सामने वाले का सम्मान करो, और सामने वाला हमें गुस्सा कर रहा है तो उस पर गुस्सा लौट कर मत करो, ये सोचो कि गुस्सा क्यों कर रहा है, और हमेशा जो है झुक कर ही जियो, छोटा बनकर, कभी घमंड ना करो। कल मैंने बताया था कि मैं दिल्ली सरकार में टीचर हूँ और मैं इसी को ममता, माय नेम इज ममता, तो मैं यही अपनी पहचान का आधार समझती हूँ। लेकिन मैं माँ भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, और पूरी प्रकृति के साथ और सभी मानवों के साथ मेरा संबंध है। दिल्ली सरकार से जुड़े रहने की वजह से हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से हापुड़ संस्थान में मेरे को 4-5 शिविर लेने का मौका मिला, और वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें, शब्द कहूँगी मैं, पकड़ में आए, पर उसका अर्थ जो है वो श्याम जी से ही समझने को मिला। अभी कुछ दिन पहले ये दिल्ली में भी आए थे, तब मैं स्कूल से ही भागी जाती थी और 1-1.5 घंटे का जो मुझे सुनने को मिलता था वो मैं सुन के, तो मुझे ये लगा कि बस अब इनका जहाँ होगा मैं पूरा अटेंड करूँगी शिविर, तो इसलिए मैं आई, साथ में बहन बच्चों सबको लेके आई, और सच में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन, इसके प्रणेता ये नागराज जी और सभी प्रबोधक जो इसको समझकर दूसरों को समझाने में, अपने जीवन को उतारने में लगे हुए हैं, ताकि हम लोग भी उसे समझ सकें। मैं शिक्षक हूँ तो कुछ चीज़ें तो हमेशा से मेरे माइंड में ये रहता था कि बच्चों को ये साक्षरता, ABCD और सारी एजुकेशन के साथ में नैतिकता भी आनी बहुत जरूरी है। अब हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, हम ही राक्षस बने हुए हैं, समझते हैं हम मानव है, लेकिन हम जानवर से भी ज़्यादा गए राक्षस है कहीं पर। हर कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, जो अपने से नीचे देख रहा है ना कि हाँ इसका मैं कर सकता हूँ,
शोषण वही करते हैं हम। कई बार यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू आया कि पति जो है वो पत्नी पे गुस्सा उतार रहा है, फिर पत्नी पति पे उतारेगी तो कई बार उतार भी देती हैं, उसको मजाक के रूप में सब लोग लेते हैं कि हाँ जी मुझे कूट दिया, पीट दिया, मार दिया, मुझे ऐसे सुना दिया, घर से बाहर निकाल दिया, कहने की बातें हैं सब, सबको पता है कि तो सत्तात्मक समाज है। लेकिन हम महिलाएं फिर क्या करती हैं, हम अपने बच्चों पे उतारते हैं उसको, और जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और फिर जब उनसे दूरी महसूस करते हैं फिर हमारे को उसका कारण बनता है, फिर हमें समझ में आता है कि ये सही नहीं है, क्या करना चाहिए, और इसी तलाश में अलग अलग जगह हम भटकते हैं, भटक ही रहे हैं। हमारा सबका इंटरेस्ट रहता है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ के जा चुकी हैं, आत्माएं हैं, डायन हैं, भूत है, चुड़ैल है, इनके बारे में जाने, ये क्या होता है, काला जादू, फलाना ढकड़ा, इन सब चीजों में बहुत पड़े रहते हैं। हम शरीर के साथ भटक रहे हैं, वो बिना शरीर के भटक रहे हैं। उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि वो कैसे अपने भटकाव को ठीक करे, हमारे पास तो ऑप्शन है, तो हम उसे करने समय रहते हैं। इस शरीर यात्रा में, इस जन्म में ये मौका हमें मिल पाया है, इसके लिए बहुत बार बार ऐसे मन को होता है, बस इसे अच्छी तरह से समझ पाके और अच्छी तरह से जीवन में मैं अप्लाई कर पाऊँ, इसीलिए मैं बार बार रिवाइजन करने के लिए कहीं शिविर में जाती हूँ, कभी यूट्यूब से कैसे भी करके समय निकाल के अपने लिए प्रयास करती हूँ। तो कुछ चीज़ें हालांकि समय कम है, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत है, एक गहरी सांस ले, मुस्कुराएं और फिर से शुरू करें, क्योंकि हम वही है, हम सोचते हैं कि एक ही दिन में कुछ बदलाव हो जाए, 2 दिन में, 10 दिन हो गए मुझे करते करते कुछ नहीं हो रहा, और फिर वापस से पुराने ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन पुराना किया हुआ, जैसे भी मेरा शरीर पुराने समय से खराब किया हुआ है, तो ये 10 दिन में कुछ करने से तो ठीक नहीं होगा। तो हर दिन एक नई शुरुआत है, उसे लगातार हर रोज ये सोचना होगा, और जब इतने सालों में खराब नहीं हुआ है तो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा, तो प्रयासरत रहना होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब सब सोचेंगे यहाँ तो खूब खुश से खा रही थी, बात ऐसी कर रही, उसके पीछे ना एक बहुत पुरानी मानसिकता एक्चुअली, जहाँ से मैं आती, दिल्ली भी है, दिल्ली के गांव से हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी 85 में, तो हमारी सारी जमीन जायदाद सब बिक गई थी। बिक गई मतलब दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ने, गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। उसके बदले में वो जो मुआवजा मिलता है, तो वो मुआवजा एक साथ तो मिलता नहीं, टुकड़े टुकड़ों में मिलता रहा, और पापा की उम्र कितनी थी, मतलब बहुत कम उम्र में शादी हो गई, और सबसे बड़ी मैं थी, तो उसमें सबसे जल्दी पैदा हो गई, तो मतलब मेरे और मेरे पापा के बीच में 17 साल का मुश्किल से गैप होगा, तो वो भी कम ही उम्र के थे, उनको कम उम्र में इतना पैसा मिल गया एकदम से, क्योंकि जमीन वालों को, कृषक समाज था हमारा पूरा, उनके पास क्या होता था, जो कृषि से थोड़ा बहुत जो पैसा आया वही होता था, तो एकदम से इतना पैसा मिल गया, तो वो भी बावले हो गए, इतना पैसा, तो उनकी भी उम्र थी शायद भटकाव की, कुछ गलत संगत में भी पड़ गए, तो रोज अपने सम्मान के लिए कभी गाड़ी लेके आ रहे हैं, कभी टीवी लेके आ रहे हैं, अब ये टीवी पुराना हो गया, दूसरा लेके आ रहे हैं, ये गाड़ी पुरानी होगी, दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं, इन्हीं सब चीजों में वो उलझे रहे और नशे में पड़े गए, और फिर पता लगा जी वो सब कुछ खत्म हो गया, और हमारे तो खाने भी लाने पड़ते थे। हमारे मामा के घर से हमारे गेहूं आते थे, सब्जी कभी कभार बनती थी, और मैं सबसे बड़ी थी, मतलब बहुत अभाव देखा, कुल मिला के कहने का मतलब बहुत अभाव, बहुत अमीरी भी देखी और बहुत गरीबी भी देखी, ऐसी वर्सटाइल जिंदगी देखने को मिली। तो ना हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अभी भी बहुत अभाव है, अभी भी बहुत शरीर में कमी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं खा लूं, वो लगा रहता है। एक दिन मेरी मम्मी भी कहती थी, जैसे घर में कुछ सामान आया था, बस कर इतना मत खा, मैंने पता नहीं मम्मी बचपन से ऐसा है जैसे कि कम पड़ रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, पर जाएगा, ये जाएगा, ये समझ से जाएगा, क्योंकि हम जो देखते पढ़ते सुनते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है, हमारे चिंतन का हिस्सा बन जाता है, और चिंतन फिर हमारे कार्य व्यवहार कर्म में आता है, और फिर कर्म से ही तो हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ध्यान से करना पड़ेगा। मेरा नाम लाजपत राय है, मैं से आता हूँ, और मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से मैं पिछले 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ।
और ये जो मेरा अनुभव यहाँ का है उसमें 3 बिंदु हैं। मैं बैठ सकता हूँ? इस शिविर में आने का मेरा तात्पर्य था कि जो मैंने जीवन विद्या में पिछले 7 वर्षों में अनुभव प्राप्त किया है, अलग अलग स्थानों पर जाकर और अलग अलग प्रबोधकों के साथ रहकर जो उनको सुना था, उन सब के बीच में जो नागराज जी की एक प्रेरणा थी, उसमें एक एनालिसिस, चूंकि मैं शहर में रहा हूँ तो मेरे को पढ़ने का भी शौक था, तो उन्होंने जिस प्रकार से एक नया रास्ता सह अस्तित्ववाद के तौर पर हम लोगों को दिया, जिसमें कि भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच में एक नया रास्ता हम लोगों को जीवन के लिए दिया, उसको जिस प्रकार से मैंने कानपुर में रह के बागड़िया जी और श्याम भैया के साथ रहते हुए बहुत गहन तौर पर किया, उसमें इस शिविर में कम से कम मुझे ये पता लगा कि स्वयं पर काम करना सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है, सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है। इसके लिए श्याम भैया की जो प्रस्तुति है, उससे मुझे नए सिरे से अपने जीवन के कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए प्रेरणा मिली है। दूसरी ओर इस गोविंदपुर के आश्रम में रण सिंह आर्या जी, विजेंद्र जी, विजयपाल जी और बाकी सारे जो आश्रम के रहने वाले हैं, उनका सहयोग, आपका भी, तो इन सब के सहयोग से मुझे एक प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से सेवा भाव में रहते हुए हम लोग समाज के लिए जो सोच रहे हैं उसको कर पाने में सक्षम रहे। इसके साथ साथ जो मेरे सारे साथी हैं जो इस शिविर में हम लोगों के साथ रहे, उनके साथ मेरे अंदर एक भावना आई कि मैं से आगे परिवार, परिवार से आगे समाज और उसके साथ प्रकृति और अस्तित्व, इन सब में मैं वो जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ अपने इन सभी शिविर के शिविरार्थियों के साथ रहते हुए। उसके लिए मैं उन सब का कृतज्ञ हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जगत साथियों, मैं सभी का तहे दिल से जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक हाउसपति हूँ, बस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना के साथ जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे साथियों ने मुझे कहा कि तुम्हें जीवन विद्या के शिविर अवश्य और अवश्य करने हैं। मैं अपनी धारी और माटी में ब्रिट प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, और मेरे दिल में ये बात है। कैसे करूँगा ये अलग बात है। मिलेट प्रतियोगिता मैं गांव में छोटा सा, ज़्यादा नहीं, जितना अपना सुबाड़ा होता है हमारे यहाँ बोलते, जैसे एक घर के पास जो है, जो मेरे हिस्सा है खेती का बंटवारा, खेती पशुपालन पे ही सोचता, इससे ज़्यादा नहीं सोचता। पशु की तरह जो है, इससे ज़्यादा मेरा दिल और दिमाग नहीं चलता जो है। और वैसे तो मैं उत्तराखंड में चले, हिमालय क्षेत्र में चले, चिपको आंदोलन, हिमालय बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, इन सब का हिस्सा रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। और बहुत लड़ाकू, बहुत फाइटर, बहुत ऐसा रहा, क्योंकि जिनका मैं शिष्य रहा उन्होंने खूब जूते खाए सुंदरलाल बहुमती ने।
मंदिर प्रवेश पर दलितों को मंदिर प्रवेश जो है होना चाहिए पूरा केदार में तमाम। और उसके बाद गंगोत्री और पूरे यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिरों में दलित समाज का सीधा प्रवेश हुआ। हालांकि आज स्थिति ये है कि गांव के जिस मंदिर को दलित ने बनाया उसी में आज वो जा नहीं सकता था। पर मैं कहाँ, मैं अकेला हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलता है क्योंकि आर्य जी मेरी तरफ देख रहे हो। इस शिविर में क्या मिलेगा? तो इस शिविर में मुझे इतना मिला कि उसको मैं बताऊं तो बहुत ये सब ये मैं खुश हूँ। सिर्फ मैं ये शिविर पूरा नहीं कर सका अपने किन्हीं कारणों से। मैं आया, खुशी से आया, मैं घर नहीं बताया, सीधा गांव से आया जहाँ खेती और मिनट प्रतियोगिता करना चाहता था। रास्ते में मेरी दीदी मिली कि ये कद्दू ले जाओ, मैंने ले जाता हूँ कभी ना कभी। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू किसी और को दे देगा जो। मैंने कहा वो तो है पर दे दिए भेज दो। उससे पहले मेरी पत्नी मिली थी, आई थी गाँव, बगल से घर नहीं आई, साइड से चली गई जो है। पर मैं अपनी पत्नी के लिए जब मैं गांव में हूँ तो मैं जो है मैंने कहा कद्दू सब्जी ये सब चीज लाता हूँ मैं जो है। वो बोले कुछ नहीं लाना, सब आ गया तो कौन खाएगा, मैं अकेले होगी मुझे सबके लिए आता रहता है इस जगह से। तो मैंने कहा कुछ कर लाओ। पहली बार कब आए थे? कौन पहली बार कब आए? पहली बार तो मैं कोरोना से पहले आया था, मुझे आया नहीं था, मुझे कोई लाया था। गंगोत्री में 2 साल से साथी तो वो भी आया और मेरी पत्नी से बोला कि ये अकेला तो जा सकता है, ये कह रहा है तो बहन जी अटेंडेंट रह सकता है इनके साथ, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी कहा चले जाइए आप। मैंने कहा आप क्यों आ रहे थे? उन्होंने कहा यार आ रहा हूँ। मैं जो हरिद्वार के उधर पुल पे चंडी घाट पे खड़ा हूँ, वो 4 घंटा हो गए, 5 घंटा हो गए और नहीं आए। मैंने कहा यार तुम अब आ रहे हो, मैं तो यहाँ कितने का पानी पी गया, कितने मेरे पसीने बहा गया, अब तक तो मैं वहाँ पहुँच गया होता, तुम आते रहते, मैं वहाँ तुम्हारे कुछ ले फुलमाला ले आता जो बना करके कहीं से जो। पर ठीक है वो आए फिर जाने लगे। मुझे गुस्सा आया, तुम जा रहे, जब आए थे मेरे साथ जा क्यों रहे, तुम जा रहे तो मैं जाता, मैं छोड़ो मैं नहीं करता। चले गए थे, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि यार ऐसा आदमी है। मुझे जब आया था तो क्यों मुझे मेरी पत्नी को जो बर्बाद करना चाहते, पैसे मेरी पत्नी इनको पैसे दे रहा नहीं रहना चाह रहा पूरा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी लाके फिर आना चाहता था। उन्होंने कहा थोड़ा समझ दिया। अब इतनी सी बात है, मैं 40 दिन पहले रहा, 35 दिन उपवास किया और 10 दिन फिर पत्नी को कुछ समय से उसने कहा कहानी तुम बताओ, मूल बात नहीं बता। जैसे हो गया वो तो सारी आपको पता है, आप बताएंगे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं और यहीं से पास के गांव से बिलोंग करता हूँ। कौन सा गाँव बताओ? गंदासपुर। सर मैंने इस शिविर में ये सीखा कि जो फर्स्ट सर ने श्याम सर ने जो स्लाइड खोली थी स्टार्टिंग से लेके एक स्लाइड थी, उसमें जितनी भी व्यवस्था चल रही है हमारी, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो या प्राकृतिक, यानी जो व्यवस्था है, ठीक है सर, ये जो व्यवस्था को अगर संतुलन में रखना है तो हमको एक छोटा सा वर्ड है उस पे ही काम करने की जरूरत है। ना कि आप ये बोल रहे थे कि हमको अपने आप पे काम करने की जरूरत, अपने आप पे क्या काम करें, तो वो शब्द है सर समझ और एक मैं। अगर आप अपनी समझ और मैं पे काम करोगे तो ये जो जितनी व्यवस्था है जो मैंने आपको बताई, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक जितनी भी व्यवस्था है अपना आप ही ठीक हो जाए। और पहले दिन से और आज तक जो भी चल रहा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बात चल रही है, मगर उसमें मेन जो मुद्दा है वो एक आदमी के मनुष्य की समझ पे काम कर रहा है। मतलब आदमी की समझ अगर विकसित होगी तो सभी जो संबंध है हमारे किसी भी व्यवस्था से ले लो, वो अपना भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो हमको कह रहे हैं ना कि हमें अपना आप को ही काम करने की जरूरत, वो क्या काम करें हम अपना आप में, अब तो उसका मतलब है कि अपनी समझ को इंक्रीज करो। नमस्कार, मेरा नाम अजीत है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से आया हूँ। और देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अजीत है, मैं हरदोई जिला से आया हूँ उत्तर प्रदेश में, जो ईस्ट। तो मेरा बिलीफ बन गया था कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग, यानी सभी लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ करने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। यहाँ पे आकर के मुझे पता चला कि सारे लोग
अपने साथ साथ हमारे बारे में भी, दूसरों के बारे में भी भला सोचते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे अपने बारे में, स्वयं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और समाज के बारे में सीखने का मौका मिला। आगे आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने विचार और व्यवहार इन दोनों को देखूं, समझूं और धन्यवाद। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम सबा है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं थेरेपी सेंटर में क्लिनिक चलाती हूँ। तो हर छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं, लेकिन ऐसे शिविर में मैं कभी नहीं आई। फर्स्ट टाइम ऐसे शिविर में आई और श्याम जी से मैं पहली बार भी मिली थी। तो मैं वर्धा में मिली थी, सत्य प्रकाश सर और हमारे प्रोफेसर संजय सर लेके गए थे मुझे, और उन्होंने इतनी जिद की थी मेरे से कि बच्चों की तरह से जैसे पेरेंट्स करते हैं, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तुम्हें आना है, आना है। तो मैं फिर उनके साथ में गई कि सर कैसे होगा, कैसे नहीं, पहली बार गई। लेकिन जब यहाँ आई मैं तो श्याम जी को बड़े उससे सुन रही थी, आज छठा दिन है, तो इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि हम अपनी फैमिली में किस तरह से रह सकते हैं। बस टाइम इतना नहीं है, इतना नहीं बोल पाऊंगी, तो सभी को बोलना है। तो मैं बस इतनी तारीफ करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आर्य सर को देखा मैंने, इतने टैलेंटेड इंसान हैं और इतने रहमदिल और सबके लिए सोचने वाले, और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने कैरियर में सभी लोगों ने पैसा कमाया है, सब कुछ कमाया है, लेकिन उस पैसे को मैं इतना मतलब सोचती हूँ कि हम तो जितना भी जी रहे हैं और ज़िंदगी का कुछ किसी को पता नहीं है कि अभी हम पल में गिर जाएं और मर जाएं। किसी को ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है, ना तो जीवन का पता होता है कि हम कब पैदा हुए, और हमें ये भी नहीं पता होता हमारी मौत कब आएगी। तो इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हद से ज़्यादा कमाई की तरफ को दौड़ते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि ये जो समाज सेवा जो हो रही है, और मैं भी इसी में निकली हूँ, समाज को देखने के उसमें निकली हूँ कि समाज को देखना चाहिए। शादियाँ तो सभी कर लेते हैं, परिवार सभी बना लेते हैं, लेकिन खुदा ने उनमें से सभी को चुना होता है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने इतना ये चीज़ें सीखी कि यहाँ पर सभी लोग, खाना टाइम से बन रहा है और हर चीज़ पूरी टाइम से हो रही है, पंक्चुअल तरीके से हो रही है। ये सब चीज़ें अपने घर में नहीं हो पाती हैं। हालांकि मैं तो खैर बहुत जल्दी से उठ जाती हूँ और घर में नींद नहीं आती मुझे अपने, लेकिन मैं यहाँ पर आके मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि बार बार आंखें बंद हो जा रही है और अपने टाइम से मैं वो चीज़ कर नहीं पा रही। लेकिन मैं टाइम से क्लास में, और विजेंद्र सर का, श्याम जी का और आर्य सर का, और जितने भी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, इतना अच्छा खाना बनता है कि बस जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। कि मैं टाइम से देखी हूँ, अरे मीठा भी है उसमें, मिठाई भी है उसमें, कितनी मेहनत की जा रही है, और ये दुआ का काम है। तो मैं मतलब विजेंद्र सर आते हैं या इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आर्य सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, सत्य प्रकाश जी और संजय सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और यहाँ प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले और दोस्ती हो गई, बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मतलब गैरों में आई हूँ, तो यही परिवार लग रहा है मुझे कि यहाँ गार्जियन भी मिल गए, सब कोई मिल गया, तो हम अकेले नहीं हैं और हमें धर्म के पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल भी। अपने जीवन विद्यापीठ के परिसर में उपस्थित सभी महानुभावों, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं जितेंद्र, निवासी भिलाई और कृषक हूँ। हम 7 दिन में जो पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, प्रकृति की व्यवस्था के अंदर प्रत्येक इकाई के अपने स्थान पर रहने के स्वभाव को बताते हुए उसके अनुरूप जो मानवीय व्यवस्था को बताया, प्रकृति की सत्ता का संतुलन बनाने की व्यवस्था में सहयोग करने के लिए हम सबको जो मोटिवेट किया, अपने जिस तरह के धारा बना करके शब्दों का चयन करते हुए इस प्रकृति की व्यवस्था के अंदर बताने के दौरान जो आपके शब्दों का चयन था, मैं तो कायल था। इसलिए आपको प्रणाम। जो हमारे मानव जो समरसता के नाम पर एक परिवार प्रबंधन के संदर्भ में जिन जिन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हम क्या कह सकते हैं। आपने इतनी बड़ी बात कह डाली
इतना सब कुछ कह डाला, अगर मैं कहूँ तो मैं तो जीवन के अंतिम छोर तक अगर प्रक्रिया में सीखने की हुई तो सीखता ही रहूँगा। लेकिन इस प्रकृति की व्यवस्था में जो हमारा स्वास्थ्य संयम है, उसके स्वास्थ्य को सही दिशा में ले जाने, सारक और मारक का अंतर बताते हुए जो मुझे बताया, जो समझ में आया, सबसे बड़ा तो मन है। अगर इस मन को स्थिर करके हम सही दिशा में ले जाए तो वास्तव में आपके मार्गदर्शन का हमें लाभ है। और मैं इसी नतीजे पर जाता हूँ कि बार बार हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है, और कभी मिले तो पहली बार आप आर्य जी ने ये शिविर आयोजित कराया है, इसके लिए मुझे आपको बार बार प्रणाम करना है। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में अगर मुझे भी मिले तो सीखने की जो गुंजाइश है लगातार मैं सीखता रहूँगा। और हम इस मानव समरसता के नाम पर इस प्रकृति की व्यवस्था के योगदान में जितना कर सकते हैं वो अपने स्तर से अध्ययन करते हुए अपने जीवन में जो धारण करने वाली है धर्म कहलाया, जो वास्तव में स्वयं धर्म कहलाता है, उसी को लेकर चल। एक पास के ही शहर हल्लोड़ से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जीवन विद्या के इन सिद्धांतों को अपने अंदर 1 साल से इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद एक श्याम भैया हैं खुद के। तो इस बार जो मैं श्याम भैया से सीख के गया, जो शब्द उनकी प्रेजेंटेशन या उनकी शिक्षा से सीख के गया, पहले तो वो जाके उनसे डिस्कस करूँगा, फिर उनको और अपने अंदर कैसे फिट कर पाऊँगा वो सब करूँगा। बाद में आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आचरण ही प्रमाण है। धन्यवाद। ये जो मध्य दर्शन है, मैं तो बहुत भटका हूँ देश में, तकरीबन सारे दर्शनों को, सारे महात्माओं को, सारे संतों को, सारे धर्मों को छान गया। इसमें तो कोई शक नहीं, युग के अनुसार ये दर्शन मानव के ऊपर जो आया है ना, समय के अनुसार कुछ चीज़ें आती है, तो ये बिल्कुल ठीक समय आया है और इसकी मानव को इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसमें भी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अगर इस धरती को अब कोई बचा सकता है तो दर्शन बचा सकता है, बाकी तो सब लड़ाएंगे आप। कोई भी हो, बड़े अच्छे अच्छे विचार है, ये नहीं कह रहा मैं अच्छे अच्छे लोग नहीं है, पर एक जो मैं से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक में जिस तरह इसने एक योग का संबंध बताया है वो गजब की बात है। और मेरा जरा दूसरा पक्ष है, अब ये लोग कहते हैं कि भाई गलती का विरोध मत करो, गुस्सा मत करो। अब ये तो ठीक है, सद्भावना कहते हैं, पर अगर ऐसे लोग बन गए तो फिर तो दुष्ट तो इतनी दुष्टता करेगा, उसको मौका इतना मिलेगा कि वो तो आतंक मचा देगा इस धरती में जैसे मचा रखा है। तो ये मुझे सबसे बड़ा खतरा दिखता है ना, कि भाई एक तरफ रोंदो जा रहा है विकास का मॉडल आम आदमी को, उसका पानी छीन लिया, उसकी हवा छीन ली, उसकी धरती छीन ली, पूरी धरती जहरीली बना दी, पूरी हवा जहरीली बना दी, है ना। उसका विरोध ना करो, पहाड़ का बुर्ज बना दिया। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये शब्द जो है बड़े खतरनाक लगते हैं कि भाई गलत को तो गलत कहना ही चाहिए। हाँ, उसके प्रति प्रेम रखो, करुणा रखो, जैसे श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के प्रति उसे मरवा भी दिया, पर पूरी करुणा और प्रेम था भीष्म के प्रति, द्वेष भी था। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के अंदर जितना प्रेम था किसी के अंदर हो नहीं सकता, पर उसने देख लिया अगर भीष्म पितामह जिंदा रहा तो धरती सड़ेगी, हो ये भी सड़ेगा, भीष्म भी सड़ेगा, धरती भी सड़ेगा। तो उसी पर एक प्रकार की करुणा और प्रेम को रखते हुए हमें, है ना, जो दुष्ट है उसको दुष्ट कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। नहीं तो सारी जमीन एक्वायर करते जा रहे हैं आज मुट्ठी भर लोग, सारी जमीन एक्वायर करते जा रहे और मुट्ठी भर लोगों को देते जा रहे, है ना। तो जब आम आदमी के पास से संसाधन छीने जाएंगे सारे, ये पानी बिकने की चीज है कोई? जो पानी बिकने की चीज है बताओ? जो पानी खरीद के पी रहे, तुम तो पी लोगे, पशु पक्षी कहाँ से पियोगे? ये पर्यावरण की बात करते हैं। पानी का खरीद के पीना पाप है एकदम, मैं तो साफ कह रहा हूँ। हाँ, हवा तो भी आएगा नंबर, तो जमीन बिक रही, पानी बिक रहा और बहुत कुछ बिक रहा। तो एक तो मेरी ये बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या है भाई कि क्षमा में चाहता सबसे, मैं भी सबको करूँ क्षमा। ठीक है भाई, मैं तो क्षमा करूँ, ये तो बात तो ठीक है, पर जो गलत है, जैसे मुट्ठी भर लोग, दो माफ करना आपको परेशानी होगी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तनख्वाह लेके और कह रहे कि हम ठीक जीवन जी नहीं सकते, मेरा दावा है, मेरा दावा है, जी नहीं सकते। तो जो ये जो तनख्वाह चल रही है, जो मुट्ठी भर लोग पैसे कमा के 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट, सोमवार कहते हैं हमारे चौथे में अपना फ्लैट हो जा, है ना। तो ये जो ढेर लगता जा रहा,
ये जो आर्थिक विषमता की खाई खड़ी होती जा रही, इसके बारे में कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी और कहना पड़ेगा कि ये पाप है, ये गलत है, ये विकास ठीक नहीं है, जिसमें मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा जुड़ता जा रहा है और करोड़ों लोग उसमें पिसते जा रहे हैं, उनसे हवा पानी नहीं छिन रहा। तो मेरे हिसाब से गलत और सही को पहचानना भी बहुत बड़ी बात है, और गलत सही का आप पहचान नहीं कर पाए तो ये सब आदर्शवाद बन जाएगा, जैनिज्म बन जाएगा। जैनी कहते हैं ना, वो क्या पानी पियो छान के ना, कहते हैं कुछ जो भी बात कहते हैं, नहीं मेरा मतलब बोलने नहीं, वो सब समझने वाले सब समझ ना समझे वो इशारा ही समझा। तो मैं कह रहा हूँ कि गलत और सही का फैसला करना सबसे बड़ी बात है कि क्या गलत है और क्या सही। जैसे कल मैंने कहा था कि अच्छे आदमी बनना है, भाई अच्छे आदमी तो बनना है, पर अच्छे आदमी का मतलब क्या है ये तो समझो। जैसे मैंने कल कहा था, मैं, परिवार, समाज और प्रकृति, जो इन चारों के साथ संवर्धन करता हुआ, संरक्षण करता हुआ, सदुपयोग करता हुआ, खुशहाली के साथ जितना जी रहा है वो उतना अच्छा आदमी है ना। अब इस परिभाषा को देख लो, कितने लोग कहाँ पर बैठे, तो कुछ परिभाषाएं हमें देनी पड़ेगी, कुछ थर्मामीटर हमें रखने पड़ेंगे समाज में। मकसद ये है कि हम अपने परिवार से सुधार शुरू करें। उसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं बिल्कुल छोटा था तो मेरे दादाजी बैठे पंडित थे प्योर, पर वो हमारी दादी को बेगम कह के बोलते थे। मानो बाहर बैठे हुए दादाजी, और हमारी दादी ने मेरे को बोल दिया, जब मैंने दादा को बुला कर लिया या कोई काम बता दिया, दादाजी के चाहे 10 काम जरूरी हो, काम छोड़ के उठ जाते थे। और वो कहते ना, पंडित जी बैठ यार, अरे नहीं मेरी बेगम ने बोला, तेरी क्या हिम्मत है। इसी तरह मेरी शादी हुई, साल भर नहीं हुआ था मेरे को, ये भी हादसा है। वो जो हादसा कल आपने सुना ना, उसका प्रतिफल था। शादी को साल भर ही हुआ था, पर आपको पता है जब नए बर्तन घर में आते तो टकराएंगे तो शोर तो होता ही है। अब वो गलती से हम टकरा गए, किसी बात को कहा सुनी हुई, सॉरी, एक मैंने उसको मार दिया, एक उसने मेरा मार दिया बराबर, और उसके पास एक हथियार और था, बड़े जोर जोर से। मम्मी को पता लग गया, कोई बात नहीं, मम्मी ने धमका दिया, बात खत्म हो गई। रात को पिताजी ड्यूटी करके आते हैं, उस टाइम मेरे पिताजी पीएम थे, मैं भी बड़े निमन सतर से उठा हुआ। पिताजी रात को ड्यूटी आते हैं, उन्होंने खाना वाना खा लिया तो मम्मी ने जाकर चुपचाप कह दिया, वो तेरे छोरे ने बहू को मारा है। सर्दियों के दिन थे, मैं पिताजी ने आवाज देकर बुलाया यहाँ। अब वो मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी और मेरी धर्मपत्नी बाहर खड़े होकर सुन रही, मैं अंदर, मुझे तो यही था मैं अंदर में, मैं और मेरे पिताजी ने पूछा, हाँ बेटा तेरी मम्मी कहती कुछ हुआ है? मैं पिताजी सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने 2-3 बार पूछा, अब मेरी हिम्मत नहीं, मैं बताऊं क्या। उन्होंने धमका के पूछा, सही से बता क्या हुआ था? माँ जी कुछ नहीं, कुछ तो हुआ था। माँ जी फालतू बोल रही थी। मैंने कहा फिर क्या? माँ जी मैंने मार दिया। तो पिताजी की एक ही वर्डिंग थी, मैं बोले मैंने तेरी माँ को आज तक मारा है, अब मैं बोलूं तो दीवार बोलेगी। अब वो उन्होंने एक दोबारा पूछा, बोले ये मुंह फोड़ के बताया मैंने तेरी माँ को आज तक मारा है? मखा नहीं जी। बोले फिर तेरी मत कैसे हो गई? ये संस्कार घर से ही आते हैं जी। अब वो उसी का प्रतिफल था। अब वो 15-20 साल तक तो गौ थी, आज भी गौ है, वो बात दूसरी है, आज मरकनी गौ है। ये चीज जीवन में अच्छी चीज है, तो जरा नई जनरेशन को भेजने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। मैं यही पास के गांव गोपालपुर का रहने वाला हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बचपन मेरा यही पास ही के स्कूल में मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो यहाँ से नाता बचपन से है। बाबा जी का पिताजी का थोड़ा सा संबंध था। 2013 में मैंने पहला शेयर किया था सोम जानी जी का, तो मेरे को तब बात हुई थी, तो लगता था कि कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन साधन विहीन होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाया था। और लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इसमें जीवन में उतारने की, उतर भी रहा है। परिवार में सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो बढ़िया से सब चल रहा है। आज मैं श्याम भैया के थ्रू एक चीज़ मेरे को नहीं मिली, NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, तो उसी के थ्रू अब सारा आगे के चलना है। क्योंकि जो टकराव है ऑफिस में भी है, घर में तो खैर बहुत कम है, घर में तो ना के बराबर है, ऑफिस में है, समाज में देखने को मिलता है। तो NVC के थ्रू मेरे को लगता है कि हाँ खत्म किया जा सकता है, बहुत आराम से खत्म किया जा सकता है। उसमें ज़्यादा किसी को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना स्टैंड लेने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बस यही है।